नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आज हमारा नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो है आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन इसमें 5 नंबर के पूछे जाते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा यूनिट है। यूनिट की बात करें तो ये हमारा 5 यूनिट है। ठीक, क्वेश्चन कैसे इसमें आते हैं, आपको आएगा BCC। ये इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ठीक, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता, कहता है स्टेप बताइए, इसके स्टेप क्या होते हैं। दूसरा पूछता है डिफाइन करिए, डिफाइन करिए। तीसरा पूछता है, इसका स्टेप हो गया, डिफाइन हो गया, और डिटेल में अगर पूछता है तो इसके प्रिंसिपल और गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद से इसके मैनेजमेंट के बारे में आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अगर स्टेप के बारे में पूछता है तो 5 नंबर में स्टेप आता है, डिफाइन करने के लिए दे दिया, तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। दूसरी चीज इसमें क्या है, हेल्थ बिलीफ मॉडल है, हेल्थ बिलीफ मॉडल HBM पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं अभी देखे गए हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल में भी है हेल्थ बिलीफ मॉडल। इसमें 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये है बिहेवियरल कम्युनिकेशन में आपको स्किल पूछता है, इसका स्किल बताइए। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछता है, स्किल डिफाइन करिए, स्किल कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता है, नहीं 5 दिया तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से, इस यूनिट से देगा ही देगा। बहुत छोटा सा यूनिट है, हम कोशिश करेंगे इसको 1 शॉट में खत्म करने का। अगर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो 1 लेक्चर और लेना पड़ेगा, नहीं तो कोशिश करेंगे इसी में खत्म करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन। ठीक, बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन में देखना ऐसे ही करके आता है, ध्यान रहे, BCC करके आता है शॉर्ट फॉर्म में। होता क्या है, इट इज अ वाइटल पिलर ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिव बिहेवियर चेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ डिक्रीज द रेट ऑफ वेरियस डिजीज अमंग द पीपल। बात सही है। कम्युनिकेशन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, उसमें इंपैथी सिंपैथी चीजें सारी उसमें आती है। तो ये कहने का मतलब ये है, अगर जो कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, एक हेल्थ केयर वर्कर का कम्युनिकेशन अच्छा है, तो जो बीमारियां हैं, बीमारियों में उसके ठीक होने की प्रक्रिया है। अगर किसी आप पेशेंट से अच्छे से बात कर रहे हैं, उनके फीलिंग को समझ रहे हैं, अपना मतलब सिंपैथी जो होती है चीजें दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि बीमारी होने का जो हीलिंग होती है प्रक्रिया, वो बहुत जल्दी होती है, माना गया है, देखा भी गया है। तो उसी बारे में बात कर रहे हैं। ये वाइटल पिलर हेल्थ केयर का होता है, जो हर जगह काम आता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के लिए हो, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर जगह। कम्युनिटी में भी आप घर में होम विजिट करते हैं, तो वहां भी आपका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी रहता है। तो इसी के बेसिस पे ये पूरा ओवरऑल चैप्टर है कि हम क्या क्या करते हैं। बिहेवियर इज द मैनर ऑफ द बिहेविंग रेंज एक्शन मेड ह्यूमन इंडिविजुअल सिस्टम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। यानी कि कहने का मतलब है, ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, मतलब किसी पूरे ग्रुप में अगर जो हमें कम्युनिकेशन करना है, पूरे ग्रुप के अगर बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो पूरे इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में ये काम करता है, और दोनों में ये काम किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इज द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, हो गया आपका फैमिली, हो गया फैमिली कम्युनिटी, एंड कंट्रीब्यूट ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि कहने का, आप स्टार्टिंग आपका अगर जो हम हेल्थ केयर की बात करें, ओपीडी से लगाए, ठीक, और जहां तक प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए एडमिट करने की प्रक्रिया जितनी भी होती है, वहां कम्युनिकेशन हर एक स्टेप पे इन्वॉल्व होता है। चाहे किसी की काउंसलिंग करनी हो, चाहे किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया हो, या कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो हर जगह हर ग्रुप में ये काम आता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, हेल्थ प्रमोशन इन्वॉल्व द चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, आपका बिहेवियर चेंज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीजें आप हेल्थ प्रमोशन में, चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल उनका ह्यूमन बिहेवियर कर सकते हैं। जैसे हेल्थ एजुकेशन देके उनके लाइफ स्टाइल को एजुकेट करके अच्छे से उनको समझा के चीजें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है कम्युनिकेशन का। डिफिनेशन क्या है इसके कम्युनिकेशन का,
और कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ मीन विच द पर्सन इज द कॉन्टेक्ट विद अनदर थ्रू मैसेज एक्सपेक्ट लेटर ऑफ रिस्पॉन्स। विद ओपिनियन हो गया, एक्टिविटी हो गया, बिहेवियर एक इनके द्वारा है एल्बर्टो। यानी कि कहने का मतलब ये है कम्युनिकेशन को हम डिफाइन करते हैं बातचीत के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए। वो मैसेज के रूप में कुछ भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी हम कर सकते हैं, लेटर के माध्यम से लिख के भी कर सकते हैं हम, वर्बल नॉन वर्बल चीजें होती हैं उससे भी हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति एक मैसेज डिलीवर करता है, देता है, वो माध्यम रहता है। क्या माध्यम हो सकता है? सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर कहीं बैठ के कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है, या फिर लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा एक प्रोसेस चलता है, कोई रिसीव करता है, ठीक, उसको फिर से उसके जवाब के रूप में एक फीडबैक देता है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन का, ठीक। इन जनरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जरूरी है वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन, पासिंग फॉर इंफॉर्मेशन from one person to another which include the sender, receiver, message, channel and feedback। बताए ना कम्युनिकेशन क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक सेंडर होता है, ठीक, यहाँ ये मैसेज आता है, यहाँ पे चैनल होता है, और ये क्या होता है आपका रिसीवर होता है, ठीक। इसको इनकोडिंग कहते हैं, इसको डिकोडिंग कहते हैं। और ये फिर से उस मैसेज को, अभी मैसेज दिया, चैनल आपका कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, ईमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और यहां से ये फीडबैक के माध्यम से ये इनकोड किया उस मैसेज को, फिर यहां आया, रिसीवर ने डिकोड किया और ये फिर इसको दे दिया, ठीक। तो ये पूरा कम्युनिकेशन है। ये हम फंडामेंटल में भी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेंटल में भी हम पढ़ चुके हैं। अब होता है कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन आया तो तुमको, तो कम्युनिकेशन में तुमने इंट्रोडक्शन लिखा, डेफिनेशन लिखा, क्या क्या होता है, ठीक। उसके बाद से तुमको इसके कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल और उसमें क्या उसकी स्किल क्या होती है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें तुमको लिखना है अगर 5 नंबर में आ रहा है, ठीक। तो मोटी मोटा याद रखेंगे हम। होता क्या है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करें तो पहले तुम लिखोगे क्या, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, दूसरा एम्पैथी होना चाहिए, तीसरा इफेक्टिव क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, उसके बाद से क्लियर एंड कॉन्शियस का कम्युनिकेशन होना चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशनल इंटरव्यू एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। इफेक्टिव एक्टिव लिसनिंग की बात हम लोग जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम पढ़े हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। कोई भी चीजें अगर कह रहा है पेशेंट तो उसको बहुत ध्यान से और क्लियर करके सुनना उसकी बातों को कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक। एग्जैक्ट मतलब एप्रोप्रिएट उसके जवाब को स्पेसिफिक एकदम करके सुनना, ठीक। एम्पैथी, उसकी बातों को डिनाई नहीं करना या फिर किसी चीज से जज नहीं करना कि हाँ ये ऐसे है, उसकी फीलिंग को एकदम अच्छे से समझना और उसको उसके जगह पे अपने आप को रख के और उसकी बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, ओपन इंडेड क्वेश्चन करते हैं हम, तो एकदम एप्रोप्रिएट क्वेश्चन करेंगे उनको जिसमें वो सहज महसूस करते हैं। क्लियर एंड कॉन्शियस कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्ट बातें करिए, क्लियर करिए, कम से कम चीजों में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करिए कि हाँ आपने क्या खाया, आप कब गए, ठीक। तो इस तरीके से बातें होनी चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं, तो क्लियर एंड कॉन्शियस होना चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर वो कुछ चीजें नहीं बता रहा है, ठीक, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करिए, इंकरेज करिए चीजों को बताने के लिए, ठीक, कि हाँ अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है हम बताते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। दूसरा मोटिवेशनल इंटरव्यू, इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ठीक, उनको थोड़ा सा अपने आप को सहज नहीं महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो उनको इसको इंटरव्यू जैसे ना लेके मतलब उनको मोटिवेट करिए कि आप ये क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा कुछ और भी चीजें उसमें ऐड करिए, वो अपनी चीजें बता सकते हैं। ये हमारी स्किल है, हम किस बेसिस पे काम करें, मतलब क्या क्या हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए जो अच्छे से हम कम्युनिकेट कर सके दूसरे से। बिल्डिंग ट्रस्ट, हाँ भाई अगर जो आप उनमें उनका देखभाल, एक ऑनेस्टी दिखा रहे हैं उनके प्रति कि हाँ आप उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनकी बातों को बहुत कॉन्फिडेंशली तरीके से रख रहे हैं, तो एक बिल्डिंग एक ट्रस्ट आएगा। अगर रिलायबल वाली चीजें हैं कि हाँ भाई लॉयल वाली चीजें आ रही हैं, उनको फील हो रहा है कि हाँ ये आदमी से हम अपनी चीजें कह सकते हैं, तो वो आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। तो ये हमारी हो गई 4 है। उसके बाद से कल्चर सेंसिटिविटी आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर उनको कुछ लग रहा है कि ये दिक्कत है, क्या ये हमारे लिए सही है, तो उनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे आप सॉल्व करिए, ठीक। तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन में ही आता है। तो इस एक्टिव लिसनिंग से हमने स्टार्ट किया था और
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्टोरी लाइन। जब उनसे कोई बात कहिए, अगर होम विजिट करने जा रहे हैं कहीं कम्युनिटी में, तो एक कहानी जो बताइए वो रियल बेस्ड कहानी हो, ये नहीं कि मतलब कुछ भी ऐसे बता रहे हैं। तो जो भी आप एग्जाम्पल दीजिए वो क्या हो, रियल बेस्ड हो। तो स्टोरी लाइन की बात वही कहते हैं, नहीं कहते कहानी गढ़ रहा है। तो कम्युनिकेशन वो भी है, एक बच्चा, एक आदमी ऐसा है बहुत अच्छा कहानी सुना रहा है, तो वही स्टोरी लाइन हो गई, ठीक, स्टोरी लाइन। तो उनको ऐसा कहिए कि मतलब वो एग्जाम्पल दीजिए तो रियल बेस में लगे, ठीक। गोल सेटिंग, जो भी आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन का मतलब कि ये बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना हो, एग्जैक्ट एकदम हो, गोल ओरिएंटेड हो, सेंटर्ड हो कि हम, ये हमारा मुद्दा है, हम इसी पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो गोल सेटिंग हो। फीडबैक लूप होना चाहिए, फीडबैक लूप होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। आप बात कर रहे हैं, बात के माध्यम से उनसे पूछते रहिए, बीच बीच में जवाब उनसे लेते रहिए, ठीक। तो ये आपका फीडबैक लूप हो जाएगा। पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। कम्युनिकेशन में बातचीत कर रहे हैं, उनकी भी बातें सुनिए, अपनी भी बातें दीजिए, तो ये धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। उसके बाद से एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी का मतलब यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में आपके। आप रिजिडिटी नहीं ला सकते किसी चीज में कि हम ये कर रहे हैं, थोपिए मत उनके ऊपर, ठीक। तो ये भी आपके कम्युनिकेशन, ये कि आपके अंदर ये स्किल है कम्युनिकेशन का कि एडेप्टेबिलिटी यानी चेंज होना चाहिए। जहां आपको लगे कि ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन का, ये बिहेवियर नहीं चाहिए, इसको यहाँ पे इस तरीके का हमें व्यवहार अपनाना चाहिए, ये हो गया। इथिकल कंसिडरेशन, यानी कि इथिकली भी चीजें हम देखेंगे कि क्या उसमें सही है पूरी तरीके से, और इथिकल के रूप में वो चीजें करेक्ट होनी चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन हमारा हो गया। आएगा तुमको कम्युनिकेशन स्किल तो लिख लोगे, पहला तुम्हारा एक्टिव लिसनिंग लिखोगे, दूसरा एम्पैथी, तीसरा इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, क्लियर कॉन्शियस कम्युनिकेशन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, मोटिवेशनल इंटरव्यू एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, ये तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद से लिखना तुम कल्चरल सेंसिटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, स्टोरी लाइन, कहानी गढ़ना, गोल सेटिंग, फीडबैक लूप, पेशेंस और एडेप्टेबिलिटी और इथिकल, ये तुम्हारा स्किल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो। पहला क्या है, सेंडर, कोई सेंडर है, व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई मैसेज डिलीवर करने वाला कुछ कोई हो सकता है, ठीक। ये इनकोडिंग करेगा, यानी कि अपनी मैसेज को, अपनी बातों को देगा, यहां से निकाल कहेगा मैसेज के रूप में। चैनल क्या हो सकते हैं आपके, चैनल बहुत सारे हो सकते हैं, व्हाट्सएप हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, ये हमारे चैनल रहेंगे अपनी बातों को कहने के लिए। अब आपने बातें कर दिया, अब ये यहाँ पे रिसीव करेंगे, यानी कि इसको डिकोड करेंगे, जो बातें कहे उसके जवाब के रूप में वो चीजें निकालेंगे, फिर ये अपना क्या करेंगे, फीडबैक के माध्यम से इनको रिस्पॉन्स देंगे। ये आपका कम्युनिकेशन जब भी आता है तो ये फिगर तो तुमको बनाना ही बनाना रहता है। अब देखो आ गया हमारा ह्यूमन बिहेवियर, नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन बिहेवियर। होता क्या है ह्यूमन बिहेवियर, देखते हैं। देखो, ह्यूमन बिहेवियर इज द रिफर ऑफ द फिजिकल एंड इमोशनल बिहेवियर ह्यूमन लाइक द बायोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, इंटेलेक्चुअल, विच द इन्फ्लुएंस हेल्दी एंड कॉग्निटिव फैक्टर। ध्यान देना, इसमें सारे एक्सपेक्ट में ये बातें कर रहा है। पहला तुम्हारा फिजिकल इमोशनल बिहेवियर, ठीक, इन ह्यूमन लाइक दी, बायोलॉजिकल तुम्हारा बायोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया। यही सारे जितने यहां पॉइंट दिया, ध्यान देना, यही सारे तुम्हारे फैक्टर के रूप में काम करते हैं। जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर क्या है, इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, यही सारे तुम्हारे फैक्टर जो होते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर को हिंडेंट करते हैं, रोकते हैं कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर में क्या क्या बाधाएं आती हैं, यही सारी चीजें। तो यहां से दोनों चीज क्लियर करके जाओ। पहला देखो, ह्यूमन बिहेवियर रिफर होता है किसी फिजिकली इमोशनली बिहेवियर ह्यूमन लाइक, जैसे किसके, बायोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल, विच दो इन्फ्लुएंस्ड हेल्दी कॉग्निटिव फैक्टर, जिसमें आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर आ सकता है, बिहेवियरल फैक्टर आ सकता है। अदर इंक्लूड द कल्चरल एटीट्यूड एंड इमोशन, वैल्यू ऑफ द एथिक्स, अथॉरिटी ऑफ द रैपोर्ट एंड द परसेप्शन, ठीक। ये तुम्हारा ह्यूमन बिहेवियर होता है। आगे देखते हैं, इसमें दो ये तुम्हारा इनके द्वारा दिया गया, कॉर्नर और नॉर्मन के द्वारा तुम्हारा ये डिफिनेशन है, और ये डिफिनेशन तुम फंडामेंटल में भी पढ़ चुके हो, बहुत फेमस डिफिनेशन है। डिफाइन द हेल्थ बिहेवियर एनी एक्टिविटी अंडरटेकिंग द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग डिजीज फॉर द इंप्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि कहने का मतलब एक सिंपल सा ये समझते हैं, ह्यूमन का वो व्यवहार जो आपको बीमार कर सकता है या फिर हेल्दी बना सकता है,
अगर आप अपने व्यवहार में, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं ला रहे हैं और एक अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो वो आपको बीमार कर सकता है। और वही व्यवहार अगर आदमी अच्छा तरीके से जी रहा है, मतलब कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, तो बीमार नहीं हो सकता है। तो दो चीजों की बारे में बात की। अगर उनका ह्यूमन बिहेवियर अगर अनहेल्दी है तो वो बीमार हो सकता है, ठीक, वो बीमार हो सकता है अगर हेल्दी है। यानी कि लाइफ स्टाइल में अनहेल्दी का मतलब क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल अगर गड़बड़ है, उनका बिहेवियर अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि स्मोकिंग से बहुत कितने मतलब स्मोकिंग से हमें कैंसर होता है। अगर ये एजुकेट नहीं है, ये इनको ये नहीं पता है जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं फैक्ट्री में काम करने से, उससे भी लंग कैंसर होता है, तो उनका जो बिहेवियर, उनका लाइफ स्टाइल है वो खराब है, ठीक। इसके वजह से उनको उनके क्या हो सकता है, बीमार हो सकते। अगर उनका बिहेवियर जो हुआ अगर हेल्दी बिहेवियर या फिर अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो वो बीमार नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब यही है, अगर पूरा बात करें तो पर्पस होता है प्रिवेंटिंग और द डिटेक्टिंग द डिजीज, द इंप्रूव द हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब इसमें टाइप ऑफ हेल्थ बिहेवियर वही बात कर रहे थे जो हम पीछे इसका था, क्या क्या होते हैं। जैसे पहला इसमें दिया हेल्थ डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक। दूसरा हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। देखना ये टाइप ऑफ बिहेवियर, ये मतलब कि 2 नंबर में पूछता है। ये कभी मतलब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन जो सेशनल एग्जाम आप लोग का होता है तो पूछता है हेल्थ एंड बिहेवियर के टाइप बताइए क्या होते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर हो गया, हेल्थ रिलेटेड आपका डायरेक्टेड बिहेवियर, हेल्थ रिलेटेड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर, इलनेस ऑफ बिहेवियर एंड सिक रोल ऑफ बिहेवियर। तो क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है, हेल्थ डायरेक्टेड बिहेवियर। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर इज एक्ट एज द अंडरटेकिंग विद द स्पेसिफिक आउटकम इन द माइंड। यानी कि इसमें क्या है कि उसको ये नहीं पता रहता है, वो अवेयर नहीं है उस चीज से, जानता नहीं है कि ये हम लाइफ स्टाइल अपनाने पे हम बीमार पड़ सकते हैं। और ये डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि कुछ खा रहे हैं लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कितना तक वो बीमार हो सकता है, ठीक। उसको उसमें एजुकेट करने की जरूरत रहती है। ये एकदम डायरेक्टेड रहता है डिजीज के लिए, ये कि हाँ ये इससे ये डिजीज हो ही जाएगा। दूसरा है हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, जिसमें दो एक्शन दैट द पर्सन डज नॉट मे हैव द हेल्थ implication बट नॉट अंडरटेकिंग द स्पेसिफिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव इन माइंड। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो वो क्या है कि बीमार, मतलब कि अभी साइन सिम्टम जो है उसके दिख रहे हैं, ठीक, हल्का। अब उसमें क्या करेगा, उससे रिलेटेड अपनी चीजों में बदलाव लाएगा, उसकी लाइफ स्टाइल रहेगी उसको सही करेगा। जैसे मान लो दिन भर में 10 सिगरेट पी रहा था तो धीरे धीरे उसको कम करेगा, ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे कम करने के बाद जो उसमें क्या आता है कि उसको छुड़ाने के लिए जो दवा का हम प्रयोग करते हैं, जो डॉक्टर देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये लीजिए इससे आपका छूट जाएगा, बहुत सारी थेरेपी होती है, तो वो क्या करता है इसमें अपनाने लगता है। यानी कि उससे जो उसके बिहेवियर है, जो दिन भर में 10 सिगरेट पी रहा था, उससे रिलेटेड चीजों को हम हटाते हैं, किसी चीज से रिप्लेस करते हैं लाकर, और उसकी लाइफ स्टाइल रहती है उसको हम सही करते हैं। तो ये इसमें आता है। अब देखो प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर, द एक्शन टेकन द पर्सन वांट टू अवॉइड बीइंग इल एंड हैविंग द प्रॉब्लम, जैसे इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड। इसमें क्या होता है कि तुम उससे पहले ही सचेत हो जा रहे हो और तुम उससे पहले प्रिवेंशन अपने आप को ले रहे हो। जैसे क्या हो सकता है, इम्यूनाइजेशन, यानी कि इम्यूनाइजेशन बच्चे को हम कर दे रहे हैं और उससे क्या होता है, बच्चा ठीक हो जाता है। तो उनके बिहेवियर, मतलब अगर बात करें बिहेवियर में, तो इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया हम पहले कर दे रहे हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड आपका बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, ठीक। इसमें क्या था, इसमें जब बीमार पड़ जा रहा था तो उनके लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर रहे थे। 10 सेकेंड की जगह अब धीरे धीरे 1-2 से आते आते उनको पूरी तरीके छुड़ा देते हैं, उसके जगह पे दूसरी किसी चीज का हम, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब होता है, जो छुड़ाने में काम करता है, वो हम उनको दे देते हैं लेने के लिए। उसके बाद से क्या, इलनेस बिहेवियर, एक्शन टेकन द पर्सन रिकॉग्नाइज द साइन एंड सिम्टम सजेस्ट द पेंडिंग इलनेस, जैसे मदर गिव द चाइल्ड कफ एंड मेडिसिन आफ्टर द हेरिंग। यानी कि इसमें क्या होता है, जब आदमी बीमार पड़ जाता है इसमें, तब उसकी मेडिसिन वाली प्रक्रिया हम शुरू करते हैं और ये ट्रीटमेंट पे हम ध्यान देते हैं। जैसे क्या होता है कि बीमार पड़ा, उसके साइन सिम्टम कुछ दिख रहे हैं, ठीक, थोड़ा बहुत साइन सिम्टम दिख रहे हैं, तब हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं
और दवा के लिए दवा देता है डॉक्टर। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आती है, यानी कि इसमें तुमको साइन सिम्टम थोड़ी सी दिखेंगे और उसके बेसिस पे तुम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो। ठीक, मेडिसिन लेना, मतलब कि पूरी वो बीमारी तुमको नहीं पता चली। जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर तुमको अभी नहीं पता था, लेकिन इसके कुछ साइन सिम्टम आने लगे। ठीक, तुमको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तुमको बुखार आ रहा है, तुम्हारी इम्यूनिटी, तो उस साइन सिम्टम को हम ठीक करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? पूरी तरीके से हम लंग कैंसर तक नहीं पहुंचे। सिक रोल बिहेवियर, एक्शन टेकन वंस इंडिविजुअल हैज बीन डायग्नोज्ड। ठीक, अब देखो डायग्नोज either the self or medical diagnose and sick client or the patient treatment and the doctor advice। अब इसमें क्या है, पूरी तरीके से उसको पता चल गया है कि उसको लंग कैंसर हो गया है, पूरी तरीके से उसको पता चल गया कि उसको निमोनिया हो गया है, पूरी तरीके से पता चल गया है उसको टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड अगर जो उसको हो गया है तो टाइफाइड का हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिए हैं मेडिकल डायग्नोसिस करवा के। इसमें हम डायग्नोसिस नहीं करवा रहे थे, ध्यान देना, इसमें डायग्नोसिस हम नहीं करवा रहे थे, इसमें हम डायग्नोसिस करवा लिए हैं और फाइंड आउट कर लिए हैं कि इनको ये बीमारी है। अब उसके बेसिस पे हम क्या किए, डॉक्टर का सजेशन तो लिए, डॉक्टर की दवा चले, लेकिन अब डॉक्टर के बाद की जो प्रक्रिया, डॉक्टर जो एडवाइस किया कि आपको साफ सुथरा पानी पीना है, अच्छे जगह से अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखना, अपनी आसपास की चीजों को साफ सफाई करके रखना, ये भी चीज हम इसमें अपनाते हैं और इसमें अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो समझ में आया तुम्हारा? इसमें तुमको पता नहीं था कि यह चीजें क्या होती हैं, लेकिन वो डायरेक्टेड था, डायरेक्ट ऑब्जर्वर में आता था कि हाँ ये चीजें करने से तुम बीमार हो सकते हो। इसमें हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर तुम्हारा चेंज हो रहा था। जैसे साइन सिम्टम कुछ दिख रहे थे, उससे एक दिन में 10 सिगरेट 5 सिगरेट पी रहे थे, तो उसके वजह से तुम बीमार पड़ रहे थे, तो धीरे धीरे छोड़ते हैं, उसके जगह कुछ और लेने की कोशिश करते हैं जो दवा के रूप में ही रहता है। इसमें तो इसमें क्या होता है कि प्रिवेंशन वाली चीजें आती हैं, जिसमें तुम पहले ही प्रिवेंट अपने आप को करते हो। इलनेस बिहेवियर में साइन सिम्टम के आधार पर मेडिसिन तुम ले लिए, बुखार है तो उसकी बुखार की दवा ले लिए, फीवर है तो ये साइन सिम्टम के हिसाब से दवा करें। इसमें तुमको तो पता चल गया कि ये बीमार है, इस बीमारी का कारण डायग्नोस करके तुम निकालिए, लेबोरेटरी मेथड से निकालिए, अब उस बीमारी को सही कर रहे हो और डॉक्टर जो एडवाइस किया है उसको फॉलो अप कर रहे हो। ये तुम्हारी होती है चीजें, टाइप ऑफ बिहेवियर। अब देखो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर की अगर बात करें तो कौन कौन सा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को? पहला क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक, बायोलॉजिकल फैक्टर में जेनेटिक एंड ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री। ठीक, अब ये सारे फैक्टर की बारे में ये बात कर रहे थे, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर में तुम्हारे जेनेटिक, हाँ जेनेटिकली अगर जो बच्चा वीक है, मतलब कोई भी जेनेटिकली चीजें गड़बड़ है, उसका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, तो वो सारी चीजें किसमें आ सकती हैं, जेनेटिक में। लर्निंग कैपेसिटी उसकी क्रम नहीं सही है, ब्रेन में कोई दिक्कत है, तो ये सारी, या फिर प्रॉपर तरीके से कोई सिंड्रोम हुआ है, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, जेनेटिक में आ जाएंगी। ब्रेन स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेन का कोई पार्ट ही नहीं डेवलप हुआ अच्छे से। ठीक, कोई ब्रेन का कोई पार्ट नहीं डेवलप हुआ, या फिर ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई, ठीक, या फिर ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है जिसमें आपका क्लॉट हो गया है, तो ये सारी चीजें कहीं कहीं लाइफ लॉन्ग के लिए, या फिर बेबी बर्थ करते टाइम कोई इंजरी हो गई, तो ये सारी चीजें ब्रेन स्ट्रक्चर में आती है कि अच्छे से नहीं डेवलप। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, या डोपामीन हो गया, मतलब वो सारी चीजें जो आती हैं ना, एसिटिलकोलिन की बारे में बात करें, ठीक, तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री में आती है। तो ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ये कहीं न कहीं आपके बिहेवियर में चेंज लाता है, ह्यूमन बिहेवियर में, जो आपका ब्रेन न्यूरोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें, या फिर केमिस्ट्री में आपका केमिकली जो चीजें होती हैं। दूसरा फैक्टर है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर तुम पढ़ चुके हैं कई बार। कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जो थ्रो द बिलीफ एंड द परसेप्शन ऑफ कैन शेप ऑफ द बिहेवियर। दूसरा क्या होता है, इमोशनल स्टेट कैन बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। सही बात है, अगर ये सारी चीजें हैं तो ये भी इफेक्ट डाल सकती हैं। मोटिवेशनल इंडिविजुअल पहले ही देख चुके हैं, डिजायर ऑफ द गोल एंड ड्राइव ऑफ द डिटरमाइन ऑफ द बिहेवियर। ठीक, पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी ट्रेट, जिसमें ट्रेट सच एज द इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन कैन द अफेक्ट हाउ ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द इंटरेक्ट विद द वर्ड, यानी कि जो इंट्रोवर्ड होते हैं और एक्सट्रोवर्ड होते हैं उनके वजह से भी आपका ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो ये तुम्हारे साइकोलॉजिकल में आते हैं। पहला तुम देख गए कॉग्निटिव, दूसरा तुम देख गए इमोशनल, तीसरा तुम्हारा हो गया मोटिवेशनल और चौथा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की बारे में बात किया है। आगे बढ़े, अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर।
इसमें हमने दो चीजें पढ़ चुके हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में और जेनेटिक के बारे में, उसके बाद से हमने साइकोलॉजिकल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सोशल कल्चरल फैक्टर। इसमें क्या होता है, फैमिली में भी आपका ह्यूमन बिहेवियर के फैक्टर इफेक्ट डाल सकते हैं। जिसमें क्या होता है, फैमिली अपबर्निंग वैल्यू डायनेमिक कैन हैव द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द बिहेवियर। जिसमें पीर ग्रुप जो होते हैं तुम्हारे, वो भी फैक्टर इफेक्ट डाल सकते हैं। पीर प्रेशर आपका आ सकता है। फ्रेंडशिप में सोशल इंटरेक्शन आपका अच्छा नहीं है, कैन बी शेप द चॉइस ऑफ द बिहेवियर। अब देखो कल्चरल दिया है, कल्चरल में तुम्हारा कल्चरल वैल्यू एंड द बिलीफ ऑफ द प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस हाउ द इंडिविजुअल बिहेव द विद इन द सोसाइटी। तो ये तुम्हारे कौन कौन से थे, सोशल एंड कल्चरल, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बहुत नई चीजें नहीं है। तो फैमिली अफेक्टिंग फैक्टर हो सकता है, पीयर ग्रुप हो सकता है और कल्चरल एंड नॉर्म हो सकता है। ठीक, अगला क्या है, सोशल में और है सोशल एक्सेप्टेशन है। इसमें देखो सोशल रोल कैन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ्टेन डिटेक्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद इन द गिव ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक, ये सोशल एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा तुम्हारा है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ चुके हैं कहां पे, आपका साइकोलॉजी में, जिसमें आपका एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते थे तो इसमें दो होते थे अलग अलग, जिसमें आपका एजुकेशन आ गया, रिलीजन आ गया, गवर्नमेंट आ गया। इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कैन बी आल्सो अफेक्ट ऑफ द बिहेवियर थ्रू द रूल एंड नॉर्म्स। रूल एंड नॉर्म ये हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन में होता है, जिसमें एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन कैन बी आल्सो अफेक्ट ऑफ द बिहेवियर थ्रू द रूल एंड नॉर्म्स। तो हम फैक्टर इसमें बाद से आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर दिया, जिसमें आपका फिजिकल इन्वायरमेंट आ सकता है। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकती हैं, आप जहां रह रहे हैं वर्क कैन बी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, जहां आप काम कर रहे हैं वो भी आपके ह्यूमन बिहेवियर पे चेंजेस ला सकते हैं। सच है, क्लाइमेट आपका कैसा है, जियोग्राफी आपकी कैसी है, अर्बन में है कि रूरल सेटिंग एरिया है, तो ये सारी चीजें फिजिकली में आती हैं जो आपके ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट डाल सकती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद से क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम लेवल ऑफ द कैन इंपैक्ट एसेस द सोर्स ऑफ चॉइसेस। सही बात है, इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर पे, अगर आपका इकोनॉमिक अच्छा नहीं है तो भी आपका इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारा इनकम लेवल पे इंपैक्ट एसेस द रिसोर्सेस एंड चॉइस के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर भी अफेक्ट डालता है, गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, नया नया रूल लाता है, वो भी आपके ह्यूमन बिहेवियर पे इफेक्ट डाल सकता है। द रेगुलेशन कैन बी शेप बिहेवियर एंड इंपैक्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो समझ में आएगा तो लिख दो कि कौन कौन सा फैक्टर होता है तुम्हारा। पहले जेनेटिक आ गया तुम्हारा, साइकोलॉजिकल आ गया, फिर सोशल आ गया तुम्हारा, इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया। तो ये सारे चीजें हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, ध्यान देना यहां से ये दूसरा है, ध्यान देना ये तुम्हारा, इसके बारे में बात करें। टेक्नोलॉजी एडवांसेस द टेक्नोलॉजी कैन बी हाउ द इंडिविजुअल द बिहेवियर द इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है ह्यूमन बिहेवियर पे। ठीक, अच्छा भी इंपैक्ट आता है, कुछ निगेटिव भी देखे गए हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ टेक्नोलॉजी का ह्यूमन बिहेवियर पे पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आता है। कुछ चीजों में उसका निगेटिव चीजें देखी गई हैं। दिस मॉडल टेकन इन अकाउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर ऑफ द शेपिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये आपका बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं। बायो साइको सोशल मॉडल में देखो, बायो साइको सोशल मॉडल याद नहीं होता है, हम दो तीन चीजें याद रखेंगे इसमें। देखो साइकोलॉजिकल भी चीजें आती हैं, साइकोलॉजिकल भी चीजें आती हैं, सोशल की भी चीजें आएंगी, सोशल। ठीक, उसके बाद से उसमें कुछ जो बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं वो भी आता है। तो ये तीनों चीजें मिला के हम जो एक पूरा एक मॉडल तैयार करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम बायो साइको सोशल मॉडल बोलते हैं, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल। उसके बाद से अगला है मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर। देखो ये सारे सिलेबस में दिए हैं। ठीक, तुमको कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। मेंटल हेल्थ द कंडीशन सच एज द डिप्रेशन एंजाइटी कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिहेवियर। जाहिर सी बात है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात करें तो अगर किसी को डिप्रेशन एंजाइटी है तो कहीं कहीं तुम्हारे इफेक्ट डाल सकता है ह्यूमन बिहेवियर पे। डेवलपमेंट ऑफ स्टेज बिहेवियर कैन बी चेंज इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू द डिफरेंट लाइफ स्टेज फ्रॉम द इन्फेंस टू द ओल्ड, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके यहाँ तक, ये भी आपका डेवलपमेंटल स्टेज में ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सकता है। जाहिर सी बात है 0 to 79 ईयर्स तक अगर बच्चा बढ़ रहा है तो उनके धीरे धीरे हमने बहुत सारे स्टेजेस पढ़े हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़े हैं, उसमें उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो सही बात है, इसमें इफेक्ट डाल सकता है।
सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी। इसमें क्या, हाउ इंडिविजुअल दे परसीव देमसेल्फ, देयर द सेल्फ स्टीम एंड द आइडेंटिटी और द प्ले रोल इज द बिहेवियर। यानी कि इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने हायरार्की में पढ़ी थी, जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट और अपनी आइडेंटिटी आपको बता करने के लिए इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल परसीव देमसेल्फ, देयर लाइफ स्टीम, आपका लाइफ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कहते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी आपकी क्या है उसके बारे में, प्ले द रोल ऑफ बिहेवियर, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है ये सारी चीजें आपके ह्यूमन बिहेवियर पे। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द अंडरस्टैंड द मैनेज वन ऑफ द इमोशन, द मोशन ऑफ द अदर, इन्फ्लुएंस द सोशल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर। ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। तो फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग था, इसमें बहुत कुछ देखना नहीं था, सिंपल सी चीजें थी। तो हमारा कम्युनिकेशन समझ में आया, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसकी वजह से कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो अफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक, ये हमारा खत्म हो गया क्या, कम्युनिकेशन। अब शुरू करते हैं आपका HBM। HBM हेल्थ बिलीफ मॉडल होता क्या है। हेल्थ बिलीफ मॉडल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फंडामेंटल से, इसमें भी दिया है, तुम्हारे सिलेबस में है। हेल्थ बिलीफ मॉडल बताइए क्या होता है। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है हम पढ़ेंगे। हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज द डेवलप्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट ऑफ हुकबर्न रोनस्टॉक, सॉरी पढ़ लेना इसको, 1950 में अपडेटेड द 1980 ही डेवलप्ड द मॉडल अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल फेल द एडॉप्ट ऑफ द डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड डिजीज। यानी कि हेल्थ बिलीफ मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो कहीं कहीं आपको इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो प्रिवेंशन आता था, मॉडल आता था, उसमें प्रीमोडियल फेज आते थे, तो उसमें क्या था, एक कैटेगराइज था कि हम कहाँ से हम शुरू करते हैं अपने आप को देखने के लिए कि हम बीमार कैसे हम बीमार हो रहे हैं और कहाँ हम रोक सकते हैं, कहाँ हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और कहाँ से चीजें रिटर्न फिर से आप हो सकता है या फिर कहां से रिटर्न नहीं हो सकता है, कहां रिहेबिलिटेशन सेंटर तक जा सकते हैं। तो पूरा ओवरऑल चीजें इसमें हेल्थ बिलीफ मॉडल में आती हैं, जिसमें आपका हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से लगाए और आपके बिहेवियर से जुड़ी हुई सारी चीजें इसमें होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक, डिफिनेशन में क्या कर रहा है, हेल्थ बिलीफ मॉडल इज द टूल यूज्ड टू असेस द प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर एक्शन गाइड द हेल्थ प्रमोशन। जाहिर सी बात है कि हम कहाँ पे अपने आप को देखें कि हाँ यहाँ से हम फिर बैक की तरफ जा सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। ठीक, प्रमोशन है यानी कि कहाँ हमें एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, कहाँ हेल्थ को प्रमोट करने की जरूरत है। डिजीज द प्रिवेंटिव प्रोग्राम एंड फोकस ऑन द एटीट्यूड ऑफ द बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल। तो समझ में आया डिफिनेशन क्या है। ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम यूज करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर को, प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर एक्शन को, जिसमें गाइड करते हैं हम क्या, हेल्थ प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, डिजीज के प्रिवेंटिव प्रोग्राम पे हम काम करते हैं, फोकसिंग ऑन द एटीट्यूड एंड द बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग हेल्थ बिलीफ मॉडल ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ द प्रेडिक्टेड हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, इसमें कौन कौन से होते हैं ये देख लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा ये पूछता है कि वो क्या क्या होते हैं, 5 ये तुम्हारा होता है हेल्थ बिलीफ बिहेवियर में, इसके हेल्थ रिलेटेड। तो पहला है तुम्हारा परसीव्ड पर्सनल एंड सस्पेक्टेबिलिटी, दूसरा क्या है परसीव्ड सिवियरिटी, और तीसरा क्या है परसीव्ड बेनिफिट, चौथा क्या है परसीव्ड बैरियर एंड क्यूरीज टू एक्शन एंड सेल्फ इफिशियंसी। तो ये तुम्हारी हेल्थ बिलीफ प्रेडिक्टेबल हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर है, जिसमें हम एक एक चीज कैसे, ये वेरिएबल ऑफ द हेल्थ बिलीफ मॉडल, इसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल के आधार पे हम देखते हैं इसको। तो शुरू करते हैं, पहला क्या है परसीव्ड सस्पेक्टेबिलिटी, जिसमें डिस्कस द सस्पेक्टेबिलिटी इज द रियलिस्टिक बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल perception from the example the person smoke 2 packet cigarette per day and discuss the risk of disease illness, make the person aware about the induced incidence disease smoking of the cigarette। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है perceived susceptibility, इसमें उसकी क्षमता के आधार पे उसको ये नहीं पता रहता है, वो पर्सन मतलब कि उसको ये नहीं पता है कि वो कितना
उसकी ससेप्टेबिलिटी मतलब उसकी सहन क्षमता कितनी है किसी डिजीज को और किसी फॉरेन मतलब किसी एजेंट को अपने अंदर झेलने की, उसको इसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं है कि उसके लिए 2 सिगरेट नुकसान कर सकता है या 10 सिगरेट नुकसान कर सकता है, उसको वो अवेयर ही नहीं है उसके प्रति। ठीक, तो उसको रियलिस्टिक बेस्ड ऑफ द इंडिविजुअल परसेप्शन। द एग्जांपल में क्या दिया, पर्सन स्मोकर टू द पैकेट ऑफ सिगरेट पर डे एंड देन डिस्कस ऑफ रिस्क फॉर द डिजीज ऑफ इलनेस मेक द पर्सन अवेयर द अबाउट इंसिडेंस डिजीज ड्यू टू स्मोकिंग द सिगरेट। तो ये तुम्हारा परसीव्ड ऑफ ससेप्टेबिलिटी हो गया। इसमें हम अगला देखेंगे, समझ में आएगा चीजें। परसीव्ड ऑफ सीवियरिटी, अब देखो क्या होता है इसमें, उसमें ये था कि अभी सिगरेट पी रहा था, उसको पूरी तरीके से पता नहीं था कि कितना उसके लिए जानलेवा है। इसमें क्या होता है कि चीजें बहुत ज्यादा मतलब कि सीवियर हो गई रहती हैं और ये ऐसे इसमें डिजीज आते हैं जो मतलब जानलेवा हो सकते हैं। ठीक, तो उस तरीके की मेक द पर्सन अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रॉन्ग हेल्थ प्रैक्टिस, यानी कि इसमें क्या है कि वो अपने जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है इतनी बेकार है और मतलब कि वो अब इसमें जानता है कि हाँ ये हमारा जो हेल्थ जो भी इससे हम काम कर रहे हैं अपने हेल्थ के ऊपर वो पूरी तरीके से बेकार है। उस पर जैसे हाउ द डिफिकल्ट विल बी लाइफ विद द लंग कैंसर एंड HIV ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें उसका हेल्थ प्रैक्टिस इतनी बेकार थी, जो ये डिजीज उनको होने लगी तब जाके ये चीजें उनको पता चल रही। तो ये परसीव द सीवियरिटी मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा बहुत सीवियर चीजें इसमें होने लगती हैं। दूसरा क्या है, परसीव द बेनिफिट, हेल्थ पर्सन कैन बी इनहेंस द इंडिविजुअल रिगार्डिंग द बेनिफिट फ्रॉम द नेसेसरी वी हैव द चेंज ऑफ द एग्जांपल, जिसमें दे रहा है इमेज कैन बी so then how a person body will be improved if he see quit of smoker and consuming the alcohol। यानी कि इसमें कहना ये चाह रहा है परसीव दी बेनिफिट कि जब हम ऐसी लाइफ स्टाइल अपनाने लगते हैं, ठीक, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो हेल्थ स्टेटस रहता है पहले से इसमें जब चीजें रियलाइज हो जाती हैं इसमें सही होने की तरफ जाने लगती हैं। ठीक, जब उनको पता चल जाता है कि ये, तो वो क्या होता है कि जैसे स्मोकिंग वो छोड़ दिया, चाहे वो ही हो चाहे सी हो या फिर कुछ ऐसी हरकतें वो अपने बिहेवियर में चेंज ला दिया, तो जिससे वो फिर से सही की तरफ जाने लगता है और वो लाइफ स्टाइल अपना लेता है। परसीव द बैरियर बिफोर द चेंज हेल्थ बिहेवियर अ पर्सन विल बी एज्यूम द पॉसिबल बिहेवियर लाइक द कॉस्ट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड लेस बेनिफिट टाइम कंज्यूमिंग द हेल्प ऑफ द इंडिविजुअल सॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम barrier to which come in the way of the adopting of the health behavior। इसमें देखो एग्जांपल क्या दे रहा है, ये पर्सन जो आपका कैन नॉट अफोर्ड द जिम टेक एंड द होम एक्सरसाइज योगा अदर एक्टिविटी विच द रिड्यूस द वेट। यानी कि इसमें क्या है कि जो भी चीजें वो कर रहा था अब उसने अपने लाइफ स्टाइल में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने की तरफ जा रहा है। ठीक, लेकिन कहीं कहीं वो चीजें बैरियर के रूप में काम करे, जैसे वो योगा करना चाहता है या फिर जिम जाना चाहता है तो वो चीजें नहीं कर पा रहा है, तो इससे भी उसके बिहेवियर उसके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी फिर से बीमार हो सकता है। तो वही कह रहा है ये पर्सन इज ऑब्वियस कैन नॉट अफोर्ड द जिम टेक, उसकी लाइफ स्टाइल उतनी अच्छी नहीं है, होम एक्सरसाइज कैन अदर द एक्टिविटी विच दे रिड्यूस ऑफ द वेट। ठीक, लाइक द कॉस्ट एंड रिसोर्सेस। Cues to action ये तुम्हारा हेडिंग है, जिसमें देयर आर द मेनी वे ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन एड द क्यूज टू एक्शन ऑफ मोटिवेट द बिहेवियर चेंजेस। यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो कहीं न कहीं तुमको, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ ही वांट टू इनकॉर्पोरेट मोर फिजिकल एक्टिव रिड्यूस द वेट देन द फैमिली मेंबर फ्रेंड और द रिड्यूस द वेट ऑफ अर्ली एडवाइस देम मोटिवेट द पर्सन एक्सटर्नल ट्रिगर लाइक द कैलेंडर रिमाइंडर एंड फिटनेस ट्रैकर कैन बी। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें तुमको क्या होता है, जो हेल्थ वर्कर होते हैं या फिर घर के कोई मेंबर होते हैं तुमको मोटिवेट करते हैं। ठीक, तो तुम उसके प्रति तुम अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सचेत हो जाते हो कि अब हमें ये काम करनी चाहिए, नहीं तो हमारा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक, इसके पहले वाले में क्या होता था, बैरियर के रूप में काम करता था कि तुम नहीं कर पाते थे, तो इसमें मोटिवेट किया जाता है तुमको काम करने के लिए और बहुत ज्यादा फिजिकली तुम एक्टिव होते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें करने पे तुम्हारा फिजिकल हेल्थ सही हो सकता है, उसी के बारे में ये हम बात कर रहे हैं।
सेल्फ इफिशियंसी यानी कि ए पर्सन कॉन्फिडेंशियली शुड बी इनहेंस द ब्रिंग चेंज हिज या हर हेल्थ बिहेवियर, जैसे गाइडेंस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइड ऑफ द इनहेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। उनको अगर गाइडेंस हम लोग गाइड करें या ट्रेनिंग दे तो उनके प्रोवाइड इनहेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन पॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि उनमें उनका हेल्थ सही हो सकता है, उनका हेल्थ बिलीफ जो है उनका सही हो सकता है अगर जो उनको हम ट्रेन करें, यानी कि सेल्फ इफिशियंसी की बारे में बात कर रहा है इसमें। अब देखो स्टेप क्या होते हैं इसमें, तुम्हारे स्टेप क्या होते हैं बिहेवियर चेंजेस के, ठीक। तो बिहेवियर चेंजेस के स्टेप तुम्हारे ये हैं, यही बता रहे थे कि ये पूछता है तुम्हारा दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें प्री कॉन्टम्प्लेशन स्टेज देख लेना है क्या है, प्री कॉन्टम्प्लेशन स्टेज और कॉन्टम्प्लेशन स्टेज, प्रीपरेशन डिटर्मिनेशन स्टेज, एक्शन स्टेज, मेंटेनेंस स्टेज एंड रिलैक्स स्टेज। इसमें आप तुम्हारा ये कहने का ये है, पहले देखो स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या जो पर्सन होता है, ठीक, वो क्या है कि वो अपने चीजों को लेके अवेयर नहीं रहता है इसमें, ठीक। जो प्री कॉन्टम्प्लेशन स्टेज है इसमें, जिसमें अनअवेयर द प्रॉब्लम, अपने चीजों को लेके वो अवेयर नहीं है। उसके बाद से आता है तुम्हारा कॉन्टम्प्लेशन, जिसमें अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड द डिजायर द बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि इसमें क्या होता है उसको एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टाइप में मिलता है और वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है। उसके बाद से आता है तुम्हारा प्रिपरेशन, इसमें इंटेंट ऑफ द टेक ऑफ एक्शन, इसमें क्या करता है कि ये चीजें इसमें इसको रियलाइज नहीं था, धीरे धीरे वो जानना शुरू किया, इसमें अब अवेयर तो हो गया है, ठीक। तो अब इसमें वो काम करना चाहता है, इसमें कुछ इनिशिएशन लेना चाहता है अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। अब इसमें क्या करके प्रिपरेशन में इसमें क्या करता है वो सारी चीजें करता है, इसमें एक्शन में आता है जो जो भी आपको बिहेवियर में चेंज, हाँ हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम जिम जाएंगे, हम अपने आप में हमारा एक्टिव फिजिकल ज्यादा एक्टिव रहेंगे, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी प्रिपरेशन में। एक्शन में प्रैक्टिस एंड डिजायर बिहेवियर, अब इसमें क्या करोगे एक्शन वाले में, इसमें तुमको काम करते रहना है हमेशा, मतलब कि जो भी चीजें तुम कर लिए कि 4 घंटे तुमको जिम करना है, 2 घंटा मेडिटेशन करना है, 2 घंटे तुमको योगा करना है और फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी है, कम्युनिकेशन स्किल पे हमको काम करना है, तो ये सारी चीजें इसमें हम प्रैक्टिस में लिए रहेंगे। मेंटेनेंस, अब जो भी तुम चीजें तुम्हारे बिहेवियर में चेंज हो गया है अब उसको कंटिन्यू तुम रखो, मेंटेन करके रखो, अब उसमें कोई परिवर्तन ना लाओ कि हाँ उसको अपने डेली लाइफ में लेकर चले आओ। तो ये तुम्हारे बिहेवियर चेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन के स्टेज होते हैं, समझ में आया। ये प्री कॉन्टम्प्लेशन आपका हो गया, जिसमें स्टेप अप में प्री कॉन्टम्प्लेशन स्टेज में पहला जो आएगा तुम्हारा, जिसमें पर्सन कैन नॉट अवेयर द प्रॉब्लम, वो अपने प्रॉब्लम से अवेयर नहीं रहता है, नॉट इंटेंशन टू चेंज बिहेवियर, डिनाई द इग्नोर ऑफ द नीड ऑफ चेंज, वो जो चेंज लाना चाहते हैं, जो चीजें अगर उसको बैरियर के रूप में काम कर रही है, मतलब रोक रहा है उसको, वो उसमें फिर बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं करता है और उस प्रॉब्लम से वो भाई अवेयर नहीं रहता, ठीक, वो चीजें इसमें आती हैं। दूसरा क्या है कॉन्टम्प्लेशन में, जिसमें पर्सन बिकम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें क्या है ये अपनी प्रॉब्लम को जान गया, उसको हम लोग बता दिए, एजुकेट कर दिए तो चीजें जानता है। इसमें क्या करते हैं स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द चेंज द बिहेवियर वे द प्रेयर एंड कॉन्स बट द एक्शन, इसमें क्या होता है कि तुमको उस चीज से मतलब क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, कहने का मतलब ये है कि क्या एडवांटेज है उससे क्या डिसएडवांटेज मिल रहा है, तो ये चीजें इसमें क्या होते हैं अवेयर होते गया, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी कि हाँ उसमें क्या था कि उसमें अवेयर नहीं था खुद को लेके, अब इसमें अवेयर हो गया है तो वो उसमें चेंज लाने की शुरुआत कर रहा है और उसके बारे में सोच रहा है कि ये चीजें हमारे लिए सही हैं, ये चीजें हमारे लिए गलत हैं, ये करना हानिकारक हो सकता है, ये चीजें हम इसमें सोचते हैं। प्रिपरेशन एंड डिटर्मिनेशन स्टेज में क्या होता है डिसीजन टू द चेंज इन मेड, इसमें क्या होता है प्लान प्रिपेयर्ड एंड द स्मॉल स्टेप आवर टुवर्ड द चेंज ऑफ, इसमें अब जो तुम मतलब कि इसमें एक डिसीजन बनाते हो कि आप एक अपना गोल बनाते हो कि हम काम करेंगे इस पे और ये हमारा स्टार्टिंग है, इस ये प्लानिंग करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, कैलेंडर बनाते हो कि इस तरीके से हम काम करेंगे जिससे हमारा हेल्थ सही हो सके, तो ये सारी चीजें
इसमें आती हैं। एक छोटा सा स्मॉल स्टेप तुम किसी भी काम के लिए इसमें इनिशिएट करोगे। एक्शन स्टेज में क्या होता है, एक्टिव मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। इसमें क्या करते हैं, एक्शन वाले में तुम अब काम करना शुरू कर दिए हो, अब तुम उसमें बिहेवियर में अपने चेंजेस देख रहे हो कि हाँ हम ये कर रहे हैं तो हम इसमें ये इतनी सारी चीजें दिख रही है चेंज। तो वही का न्यू हेल्दी बिहेवियर एडॉप्टेड, तुम नया हेल्दी बिहेवियर एडॉप्ट कर रहे हो, तुम नया लाइफ स्टाइल एडॉप्ट कर रहे हो, पुरानी वाली चीजें जिससे तुम बीमार पड़ रहे थे वो चीजें छोड़ रहे हो। यूजुअली लास्ट अप टू 6 मंथ के लिए इसको हम करते हैं। मेंटेनेंस स्टेज में क्या होता है, देखो सस्टेन बिहेवियर द चेंजेस, जो तुमने बिहेवियर में अपने चेंज लाया उसको तुम कंटिन्यू रखते हो, लंबे टाइम तक उसको कंटिन्यू रखते हो कि अब हम इससे हेल्दी हो रहे हैं। हमारे मतलब कि जो भी तुमको प्रॉब्लम आ रही थी, तुमको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, तुमने योगा किया, तुम्हारे वेट बहुत ज्यादा लॉस हो रहे थे तो तुमने उसके लिए डाइट अच्छा लिया, तुम्हारे वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तुमने योगा चालू किया, तो उसको कंटिन्यू तुम रखते। एफर्ट मेड बी प्रिवेंट द रिलैप्स एंड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ऑफ द कंटिन्यूअस। ये सारी चीजें तुम्हारी किसमें आती थी, स्टेजेस में। इसमें एक बात तुम्हारा लेफ्ट स्टेज है रिटर्न टू द ओल्ड बिहेवियर, ठीक, रिटर्न टू द ओल्ड बिहेवियर कॉमन एंड द पार्ट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रोसेस। ये तुम्हारा ये हो सकता है रिटर्न टू ओल्ड बिहेवियर की तरफ तुम चेंज हो सकते हो इसमें। इंडिविजुअल कैन बी री इंटर एनी स्टेज अगेन, हाँ वहां से तुम और भी अपनी चीजों में परिवर्तन ला सकते हो, दूसरे स्टेज में जा सकते हो, इसमें पीछे की तरफ भी जा सकते हो, अपने पुराने बिहेवियर को भी अपना सकते हो इस स्टेज में। तो ये हमारा क्या था, बिहेवियर तुम्हारा हेल्थ बिलीफ मॉडल, हेल्थ बिलीफ मॉडल था, ठीक, जिसमें हमने स्टेज पढ़े, क्या क्या उसमें स्टेज होते हैं। अब देखो टेक्निक ऑफ बिहेवियर चेंजेस, क्या टेक्निक होती है बिहेवियर चेंजेस के लिए। देखो बिहेवियर चेंजेस इज द टेक्निक ऑफ द मेथड ऑफ द चेंज डिटरमिनेंट्स ऑफ द सच बिहेवियर सच एज सेल्फ एफिशिएंसी पर्सन एटीट्यूड। द कॉमनली यूज द बिहेवियर चेंज ऑफ द टेक्निक आर फॉलो। इसमें कौन कौन से आते हैं तुम्हारे, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ठीक, और भी बहुत सारे हैं, हम एक एक डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो इंफॉर्मेशन, ये कौन कौन से टेक्निक होते थे, इंफॉर्मेशन कैसे है तुम्हारा, किस हिसाब से ये यूज दोज इंडिविजुअल हु द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द सोर्स एंड बेनिफिट ऑफ द बिहेवियर चेंजेस। तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये दे सकते हैं, ठीक, जिसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन अगर सही से नहीं मिल पा रहा है, सोर्स हमारा सही नहीं है बेनिफिट, तो ये हमारे बिहेवियर में चेंज ला सकता है। एजुकेशन कैसे हो सकता है, एजुकेशन इज द फोकस ऑन द अप्लाइंग द प्रोवाइड द नॉलेज एंड मेनली इंक्लूड ऑफ द स्किल बिल्डिंग टेक्निक लाइक द प्रैक्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेशन लर्निंग ऑफ द यूजफुल मेथड। तो ये हमारा एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तुम्हारा एजुकेशन लर्निंग स्किल क्या है, तुम्हारा प्रैक्टिस क्या है, किस मेथड से तुम पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें कैसे तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। देखो दूसरा मोटिवेशन, मोटिवेशन इज इंटरवेंशन कैन बी डन डिफरेंट अपील कैन बी यूज द रेशनल अपील एंड थ्रेड द अपील इमोशनल एंड जॉय ऑफ द। इसमें क्या है, मोटिवेशनल का कहने का मतलब ये है, एक और इसमें ऐड होता है, छूट गया है, ठीक। मोटिवेशनल में कहने का मतलब ये होता है तुम्हारे बिहेवियर में कैसे, जैसे एजुकेशन हो गया तुम्हारा, इंफॉर्मेशन हो गया, तो तुम मतलब कि बिहेवियर में चेंज लाने के लिए मोटिवेशनल इंटरव्यू जो जो चीजें हम लोग उसमें करते हैं, जो जो मेथड अपनाते हैं डिफरेंट टाइप के, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है मोटिवेशन। इन्फोर्समेंट के बारे में बात करें तो इसमें इन्फोर्समेंट में यही कि कोई चीजें अगर हम टोकन के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में अगर हम दे रहे हैं, जैसे मोटिवेशन में है तुम उनको मोटिवेट कर रहे हो काम करने के लिए, ठीक, तुम मोटिवेट कर रहे हो कोई चीज उनको कि हाँ ये चीजें गलत हैं, आपके हेल्थ के लिए नुकसान है, तो आप उनको मोटिवेट कर रहे हो कोई चीज देकर, कोई चीजें बताकर, कोई एग्जांपल, तो उससे भी उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है। इन्फोर्समेंट के बारे में बात करें तो मतलब कि तुम कुछ उनको रिवार्ड के रूप में दे रहे हो या फिर तुम उनका कोई बेनिफिट करा रहे हो, कोई फायदा करा रहे हो, ठीक, तो उससे भी उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक। सोशल प्रोसेस में क्या होता है, फैमिली मेंबर कैन बी इंकरेज इंडिविजुअल, ठीक, एंड द हेल्थ ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोवाइड ऑफ द सपोर्ट। जाहिर सी बात है तुम्हारा सोशल प्रोसेस में ये सारी चीजें आती हैं जिसमें फैमिली मेंबर कैन बी इंकरेज कर सकते हैं तुमको,
ठीक, ये इंडिविजुअल सर्विस आर प्रोवाइडेड द सपोर्ट के रूप में। सेल्फ मॉनिटर, इसमें ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन कैन बी प्लान एडवाइज द इंडिविजुअल फॉर सेल्फ मॉनिटरिंग एंड बिहेवियर, ये सेल्फ मॉनिटर का होता है। ये सारी चीजें हैं जो तुमको तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस ला सकती हैं। हमने देख लिया कौन टेक्निक ऑफ द बिहेवियर चेंजेस, ठीक। तो कितने हमने टेक्निक पढ़ा, मोटिवेशन पढ़ा, इन्फोर्समेंट पढ़ा, एजुकेशन पढ़ा, ठीक, सोशल प्रोसेस पढ़ा और सेल्फ मॉनिटर पढ़ा। ये हमारे टेक्निक है बिहेवियर। अब देखो गाइडलाइन एंड द प्रिंसिपल ऑफ द प्लानिंग ऑफ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटी, ये पूछता है, बहुत पूछता है कि गाइडिंग एंड प्रिंसिपल क्या है इसके। तो देखो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटी शुड बी इनिशिएट विद द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, हम इसको एक गोल और ऑब्जेक्टिव के रूप में, है ना, शुरू कर सकते हैं। उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ द असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट द डेवलप ऑफ द बिहेवियर चेंज ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड नीड बैरियर फॉर द बिहेवियर चेंजेस। तो ये हमारा दूसरा हो सकता है। क्या क्या है इसमें, फॉर्मेशन असेसमेंट ऑफ द कैरिड आउट द डेवलपिंग ऑफ बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन मैसेज टू इम्प्रूव कर सकता है, कैसे, अंडरस्टैंडिंग द नीड के बेसिस पे, यानी कि जहां हमको नीड है उसके हिसाब से हम अपने चीजों कम्युनिकेशन बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं नीड के हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी हमने पढ़ा था स्किल में, ठीक। इन बिहेवियर कम्युनिकेशन स्किल में इसमें डेवलपमेंटल ऑफ द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी पार्टिसिपेट इन द ऑल फेजेस ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसमें क्या है कि बिहेवियर चेंजेस में आपके कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन मस्ट बी प्रैक्टिस एंड ऑल फेजेस ऑफ द प्रोग्राम डेवलप एंड द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उनको हम एक टारगेट पॉपुलेशन को पकड़ेंगे और उनको हम ट्रेन करेंगे, कम्युनिकेशन के लिए बताएंगे, चीजें आएंगी। अब देखो वैरायटी ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द चैलेंजेस कैन बी यूज्ड इन वन, इसमें क्या क्या हो सकती हैं, ठीक। डिजाइन स्टेज ऑफ द बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की द डायरेक्ट स्टेक होल्डर नीड ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। दूसरा क्या है, फॉर इफेक्टिव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन बीसीसी मटेरियल द प्री टेस्टिंग मस्ट बी डन, जरूरी है भाई। मॉनिटरिंग एंड द एवेल्यूएट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द शुड बी डन, यानी कि पहले हम इन्वॉल्व करेंगे लोगों को, ठीक। इसमें जो जो लोग रहेंगे शेयर होल्डर के में जो काम कर रहे हैं उनको हम सबको डायरेक्ट इन्वॉल्व करेंगे और उस पर हम नीड के बेसिस, उनके जरूरत के बेसिस पे उनको हम ट्रेन करेंगे। उसका इफेक्टिव बेसिस मटेरियल एंड प्री टेस्टिंग मस्ट बी डन, उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले उनका एक नॉर्मल की कम्युनिकेशन बिहेवियर के बारे में कितना उनको नॉलेज है, कितना वो कर सकते हैं, एक छोटा सा हम प्री टेस्टिंग के करेंगे। उसके मॉनिटर एवल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द शुड बी डन, उसके बाद से हम मॉनिटर करते रहेंगे अपने प्रोग्राम को कि कैसे चीजें हो रही हैं, उनको जितना हम समझाए हैं, जितना हम दिए हैं करने के लिए, क्या वो उस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद से स्ट्रेटजी मस्ट बी पॉजिटिव एंड एक्शन ऑफ ओरिएंटेड, तो ये हमारे कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं, ठीक। अब देखो इसमें दिया है स्टेप ऑफ द बीसीसी आर द फॉलो, यानी कि कौन कौन से स्टेप होते हैं बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन की, यही तुम्हारा 5 नंबर में पूछता है, ध्यान देना। पहला है तुम्हारा एनालिसिस, दूसरा क्या है स्ट्रेटेजिक डिजाइन, तीसरा क्या है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, और उसके बाद से इवैल्यूएशन एंड रीप्लानिंग। तो ये हमारे स्टेज हैं, एक एक चीज हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक। एनालिसिस, एनालिसिस में क्या, आइडेंटिफाई द इशू ऑफ द रिगार्डिंग नेगेटिव बिहेवियर दैट नीड बी द एड्रेस, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द इंडिविजुअल और फैमिली, देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ द एनालिसिस, यानी कि कहने का मतलब ये है जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का, इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई जो उनकी इशू रहता है ना, रिगार्डिंग ऑफ द नेगेटिव बिहेवियर द नीडेड द एड्रेस करते हैं, कलेक्ट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, एंड रिगार्डिंग द इंडिविजुअल फैमिली एंड 2 कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस। इसमें क्या है, पहला क्या है सिचुएशनल एनालिसिस, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से गैदर द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया है अबाउट द प्रॉब्लम सीवियरिटी एंड फैक्टर कैन बी प्रमोट द चेंजेस, यानी कि
सिचुएशन के हिसाब से जो चीजें हमने इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा किया था, ठीक, उसमें क्या है कि जो भी चीजें आपको प्रॉब्लम सीवियरिटी एंड फैक्टर, जो भी फैक्टर अफेक्ट डाल रहे हैं उस चीज को सॉल्व करने में, उसमें प्रॉब्लम जो आ रही है उसको हम समझेंगे। ठीक, उसके बाद से तुम्हारा आएगा ऑडियंस एनालिसिस में क्या आता है, गेदर इंफॉर्मेशन और द एनालिसिस फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड बिहेवियर इन इन डेड ऑडियंस। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करेंगे, ठीक, रिगार्डिंग द नॉलेज के लिए, एटीट्यूड, स्किल एंड बिहेवियर ऑफ इंडेड ऑडियंस। इसमें क्या आता है, आल्सो अबाउट द बेस्ट कम्युनिकेशन चैनल इन द एरिया और द प्लान, कंडक्ट एंड एक्टिविटी। यानी कि जो भी हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, ठीक, तो उसमें कम्युनिकेशन का ये बिहेवियरल कम्युनिकेशन किसी में कैसे इफेक्ट डाल सकता है, कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे उनको ट्रीट करना है, पहले स्टार्ट हम क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें हम इसमें एनालिसिस में हम देखते हैं। ठीक, अब देखो स्ट्रेटेजिक डिजाइन में क्या है, स्ट्रेटेजिक डिजाइन हेल्प इन द डिफाइन एज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ द अचीव द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड होता है कम्युनिकेशन का, इसके द्वारा हम जो इसमें बहुत ही इफेक्टिव, इसमें हम पर्टिकुलर एकदम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। ठीक, जैसे डिसाइड ऑफ द मोस्ट ऑफ इफेक्टिव वे ऑफ द अचीव द ऑब्जेक्ट, जिसमें प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर एंड द एवल्यूएट द प्लान। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जब स्ट्रेटजी बनाते हैं काम करने के लिए, तो हमने असेसमेंट देखा, हमने नीड के बेसिस पे, उसके बाद हमने एक गोल बनाया, उस गोल पे काम करना चालू किया, हमने प्लानिंग की, तो ये सारी चीजें, फिर हमने मॉनिटरिंग की, हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद से हम क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमने कितना काम किया। तो पूरा एक स्ट्रेटजी बनाते हैं हम कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन का, जो इसमें ये स्ट्रेटेजिक डिजाइन में। तो स्ट्रेटेजिक डिजाइन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, प्लान कर सकते हो, इंप्लीमेंटेशन कर, मॉनिटर कर सकते हो एंड इवैल्यूएट करते हो तुम अपने प्लान को। उसके बाद से देखो डेवलपमेंटल एंड टेस्टिंग क्या होती है। आफ्टर डेवलपिंग ऑफ द मटेरियल बिहेवियर चेंज, टेस्टिंग आर इंपॉर्टेंट ऑफ द बिहेवियर implementing this confirm about the plan or the activities and material with the motivate the audience to change the behavior। इसमें क्या होता है कि जो तुम जो भी तुम प्रोग्राम लाए, जो तुम प्रोग्राम कर रहे हो, उसमें तुम अपने चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हम ला रहे हैं, तो उसमें हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक, कि जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें कितना परिवर्तन है, कितना सही है, वो सारी चीजें तुम्हारी इसमें आती है। इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द कंफर्म द प्लान्ड एक्टिविटीज एंड द मटेरियल मोटिवेट द ऑडियंस द चेंज ऑफ बिहेवियर। यानी कि कुछ रिसोर्स हो गए, कुछ मतलब लेक्चर के अलावा कुछ और भी चीजें हम ला रहे हैं, जिससे लोग मोटिवेट होके उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं। ठीक, डेवलपमेंट और टेस्टिंग में ये चीजें आती हैं। देखो उसके बाद से है तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन में ऑल की पार्टिसिपेट शुड भी पार्टिसिपेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल। इसमें सभी पार्टिसिपेट एक साथ जो भी पार्टिसिपेट रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अपकमिंग द प्रॉब्लम आर द शुड भी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसमें क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ट्रेन ऑल की ऑफ द प्ले so they have the necessary and skill of the project। ठीक, तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन। फॉर मॉनिटरिंग में क्या है, ट्रैक द आउटपुट, इंश्योर दैट द मटेरियल यूटिलाइज एज द प्लान्ड एंड हैव द डिजायर्ड इफेक्ट। जिसमें तुम्हारा ट्रैक द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस टू द इंश्योर दे आर द मोटिवेट एंड दे चेंज देयर बिहेवियर। यानी कि जब हम मॉनिटरिंग करते हैं चीजें, तो उन शुरू में देखे कि हाँ इतने लोग पार्टिसिपेट किए, ठीक, इतने लोगों को हमने चीजें मटेरियल के रूप में कुछ दिया, ठीक, उस पर काम कर रहे हैं, फिर उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो हमने प्लान बनाया था, जो हमने गोल बनाया था, क्या वो चीजें अचीव हो रही हैं, उनके बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं, उनका जो कम्युनिकेशन बिहेवियर है उसमें चेंज आ रहा है। तो कैसे, तो वो ट्रैक करेंगे हम आउटपुट उनका, लास्ट में आउटपुट हम इंश्योर दैट द मटेरियल utilized and planned and have the desired effect। ठीक, हमें इफेक्ट देखने को, लास्ट में इफेक्ट देखने को मिल नहीं। ट्रैक रिएक्शन फॉर द ऑडियंस, जिसमें इंश्योर दैट दे आर द मोटिवेटेड एंड आर द चेंजिंग द देयर बिहेवियर। ठीक, लास्ट में हमारा क्या है,
इवोल्यूशन एंड रीप्लानिंग। अब जो भी चीजें हमने किया उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें रह गई हैं, उसमें फिर से अगर जो नहीं पूरी तरीके से हम जो हमारा प्लान था वो नहीं सही हो पाया, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर रीप्लानिंग करते हैं उसको सही करने के लिए। ये पता कैसी चलेगी, जब हम फीडबैक लेंगे, इवैल्यूएट करेंगे चीजों को, तब इवैल्यूएट द वेदर द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द अचीव्ड और नॉट, यानी कि अचीव जो भी चीजें हमने बिहेवियर चेंजेस में, बिहेवियर कम्युनिकेशन में जो भी चीजें हमने स्टार्ट की, क्या हमने उतना कर पाए। असिस्ट द नॉलेज एटीट्यूड एंड बिहेवियर द ऑडियंस, उनके नॉलेज को, उनके एटीट्यूड को, जो भी हम मटेरियल दे के चेंज कर रहे थे, जो सही करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो हो पाई। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस एंड प्लान, क्या हमारा जो प्लान था क्या उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ चीजें और सही करने की जरूरत है, वो चीज हम इसमें देखेंगे। रीप्लान डिजायर द आउटकम ऑफ द नॉट अचीव, अगर जो हमने जो अचीव करने की जो हमने गोल बनाया था, ठीक, वो चीजें नहीं हो पाई, तो फिर से हम उसको क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे एंड अचीव करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक, जिसमें हमने कवर किया स्टेप ऑफ आपका बिहेवियर चेंजेस, BCC, बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन के ये सारे स्टेप थे, ठीक, जिसमें आपका एनालिसिस था, पहले हम एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेटजिक डिजाइन करेंगे जिसमें प्लान करेंगे हम, उसके बाद से मॉनिटर भी करेंगे, एवल्यूएट करेंगे कि क्या क्या चीजें थी, इंप्लीमेंट करेंगे, ये हमारा स्ट्रेटजिक डिजाइन में आ रहा था। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, अब इतना कर दिए तो हम उनका टेस्ट भी करेंगे, उनका टेस्ट भी लेंगे हम कि क्या क्या चीजें जो हम मटेरियल दे रहे हैं उसके हिसाब से चीजें सही है कि नहीं, ठीक। इंप्लीमेंट और मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंट तो कर ही दिए हैं, ठीक, उसको मॉनिटर करेंगे हम, लास्ट में अगर नहीं चीजें सही हो पा रही हैं तो फिर से हम उसको रीप्लान करेंगे। तो ये हमारे स्टेप थे, तो स्टेप याद रहेंगे, एनालिसिस हो गया, स्टेट डिजाइनिंग ऑर्डर, डेवलपमेंटल एंड टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रीप्लानिंग। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था आज का, ठीक। कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड हेल्थ, ये यूनिट कौन सा था, 5 यूनिट। इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत कम समय में इसको खत्म करेंगे। तो और ये हमारा जो आपका कंटेंट है, यह हमारे ऐप पे मिल जाएगा, एग्जाम मार्क के ऐप पे, तो जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट रहता है कमेंट में करिए, हम उसको सही करेंगे। बाकी थोड़ा सा बचा है, इसमें हम जल्दी खत्म कर देंगे, ये यूनिट हमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।